हम लोग शेर शाह का प्रशासन पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? शेर शाह का प्रशासन। शेर शाह जो है वह तो 1494 में उसको अपने पिता के साथ जौनपुर में जो जागीर था, जौनपुर सासाराम, तो सासाराम में रहते थे शेर शाह के पिता, शेर शाह के जो पिता थे हसन खां सुर। तो फरीद खां अपना घर छोड़ दिया 1494 में। फरीद खां का अर्थ हुआ शेर शाह। ठीक, फरीद खां का बचपन, शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां था। और फिर ये जौनपुर चला गया। शेर शाह कहाँ चले गए? जौनपुर। और जौनपुर में अपना शिक्षा प्राप्त किया। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि मध्यकालीन शासकों में सबसे पढ़ा लिखा कौन है, तो शेर शाह सबसे पढ़ा लिखा शासक है, काफ़ी पढ़ा लिखा शासक है। अगर ऑप्शंस में शेर शाह रहे तो सबसे पहले उसको दीजिएगा, लेकिन फिर मोहम्मद बिन तुगलक रहे तो फिर जो है मोहम्मद बिन तुगलक दे दीजिएगा, क्योंकि इससे भी पढ़ा हुआ ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था। शेर शाह जो है सबसे पढ़ा लिखा शासक था। और 1494 में जो है घर को छोड़ के ये जौनपुर चला गया, जहाँ उसने शिक्षा प्राप्त किया। जौनपुर को उस समय पूरब का सिराज भी कहा जाता था। ठीक, तो शेर शाह ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? जौनपुर से प्राप्त की। ये कहने का अर्थ यही है। शेर शाह की केंद्रीय सरकार की आय का प्रमुख स्रोत था भूमि पर लगने वाला लगान। भूमि पर जो कर लगता था उसको लगान भी कहते थे या मालगुजारी भी कहते थे। भूमि पर जो कर लगता था उसको लगान भी कहा जाता है, मालगुजारी भी कहा जाता है। लावारिस संपत्ति, मान लीजिए किसी का संपत्ति है और उसका कोई वारिस नहीं है, तो वह राज्य की संपत्ति हो जाती थी। व्यापारी पर जो कर लगता था, नमक कर जो लगता था, टकसाल पर जो कर लगता था, इस सारा जो था, इससे राज्य को भारी आय होती थी। राज्य जो था अववाब भी वसूलता था। अववाब कैसा कर था? तो यह स्थानीय आय था जिससे कई प्रकार के कर वसूले जाते थे। स्थानीय आय से कई प्रकार के कर वसूले जाते थे। तो कर जो था एक प्रकार का, अववाब जो था एक प्रकार का कर था जो स्थानीय आय से लिया जाता था, है ना, उसी को अववाब कहा जाता था। अतिरिक्त कर भी कह सकते हैं, अतिरिक्त कर इसको कह सकते हैं। जैसे भूमि लगान लिए लेकिन कुछ हम लिए अतिरिक्त कर, उसको अववाब कहा जाता है ना। लगान भूमि पर लगने वाला कर था। और ये जो शेर शाह ने जो भूमि लगान की पद्धति लागू की थी, रैयतवाड़ी की थी। रैयतवाड़ी का अर्थ हुआ कि शेर शाह किसानों से सीधा जो है लगान भूमि कर वसूलता था, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होता था। ठीक है। और उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 भाग में बांट दिया शेर शाह ने। शेर शाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 भाग में बांटा। पहला उत्तम भूमि, दूसरा मध्यम भूमि, तीसरा निम्न भूमि। ठीक, उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निम्न भूमि। और लगान निर्णय, लगान का जो निर्धारण या संग्रह किया जाता था, लगान निर्धारण या संग्रह किया जाता था, वह जो था गल्ला बख्शी अथवा बटाई था। गल्ला बख्शी अथवा बटाई था। पहला नस्क मुक्तई, नस्क था, मुक्तई था या कानकूत था। तीसरा जो था आपको नगदी था, जब्ती था या जमई था। जो लगान निर्धारण की 3 पद्धतियाँ थी, पहला थी गल्ला बख्शी अथवा बटाई, दूसरा था नस्क मुक्तई या कनकूत, तीसरा था नगदी, जब्ती या जमई। ये 3 प्रकार के लगान निर्धारण की विधियाँ थी। सरकार जो है, शेर शाह जो है लगान निर्धारण के लिए
फसलों की एक दर तालिका बनाया था। फसलों की एक दर तालिका बनाया था, इसको राय राय कहा जाता था। फसलों की एक दर तालिका बनाया था। और फिर भूमि के औसत उपज का अनुमान लगा के 1/3 जो है उत्पादन का जो है शेरशाह कर वसूलता था। राय क्या था? राय जो था वो था आपको फसल दर की जो स्थानीय फसल दर की तालिका थी। ठीक, राय जो थी क्या थी? फसल दर की तालिका थी। और भूमि कर उत्पादन का 1/3 था। लगान जो था नगद में दिया जा सकता था और वस्तु के रूप में भी दिया जा सकता था। लगान नगद और जिन्स दोनों में दिया जा सकता था, है ना। ये जो रैयत वाली व्यवस्था था ये मुल्तान को छोड़ के पूरे भारत में लागू था। शेरशाह के पूरे प्रशासन क्षेत्र में लागू था, सिर्फ मुल्तान में नहीं लागू था। मुल्तान में जो था भूमि 1/2 लिया जाता था, कर जो है उत्पादन का 1/2 लिया जाता था। इस भूमि कर के अतिरिक्त, लगान के अतिरिक्त सरकार जो है जरिमाना लेती थी। जरिमाना और मूसलाना, जरिमाना लेती थी और मूसलाना लेती थी। जरिमाना जो है भू राजस्व का 2.5% था और मूसलाना जो था भू राजस्व का 5% था। मूसलाना कितना था? 5% था भू राजस्व का, और जरिमाना भू राजस्व का 2.5% था। जरिमाना का अर्थ हुआ जो सर्वेक्षण का काम करते थे उनको दिया जाता था, और जो कर वसूल के रखते थे उनको मूसलाना किसको कहा जाता था? जो कर वसूलते थे। वही जरिमाना जो जमीन का नाप का काम करते थे। ठीक, सरकार जो है हर किसान को पट्टा देती थी। पट्टा पर 1 साल के अंदर कितना लगान किसान को देना है वो लिखा होता था। और फिर किसान को से कबूलियत पर कबूलियत पत्र होता था, उसमें हस्ताक्षर कराया जाता था और किसान को ये कबूलना पड़ता था कि वह इतना लगान देगा। तो शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था भी शुरू की थी। ये शेरशाह का अभिनव एक तरह से कह सकते हैं कि प्रयोग है। शेरशाह एक बहुत ही न्यायप्रिय शासक था, न्याय पर बहुत ही बल देता था। और सुल्तान का जो है सर्वोच्च न्यायाधीश सुल्तान ही था। शेरशाह ने सुल्तान उल अदल का उपाधि लिया था। सुल्तान उल अदल का उपाधि लिया था, सर्वोच्च न्यायाधीश का उपाधि लिया था। न्याय व्यवस्था बहुत कठोर था, जैसे कोरा से पीटना होता था, अंग विच्छेद कर देना होता था, कैद में कर लेना होता था, फिर जुर्माना लिया जाता था। ये सब प्रकार थे। जैसे परगना के स्तर पर देखें तो मुंसिफ जो है दीवानी मुकदमा देखता था। दीवानी मुकदमा परगना के स्तर पर कौन देखता था? दीवानी मुकदमा तो मुंसिफ देखता था। वहीं सरकार के स्तर पर दीवानी मुकदमा जो है मुंसिफान देखता था। मुंसिफान देखता था। परगना के स्तर पर दीवानी मुकदमा या भू राजस्व से संबंधित मुकदमा मुंसिफ देखता था, और वहीं सरकार के स्तर पर मुंसिफान जो है दीवानी मुकदमा या भू राजस्व का मुकदमा देखता था। वहीं परगना के स्तर पर फौजदारी मुकदमा सिकदार देखता था, और सरकार के स्तर पर सिकदारान जो है वो जो है आपको फौजदारी मुकदमा देखता था। गांव के स्तर पर मुखिया देखता था, चौधरी देखता था, खुद मुकद्दम चौधरी, ये सब जो है जो भी थे गांव के स्तर पर देखते थे। और शेरशाह के न्याय प्रशासन में स्थानीय उत्तरदायित्व था। स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत था। स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत का अर्थ यहाँ पर यह है कि अगर मान ली किसी गांव में चोरी होता था, डकैती होता था, तो चोरी और डकैत को पकड़ने का काम उस गांव के मुखिया का होता था। उस गांव के मुखिया का होता था। और अगर कोई मतलब डकैती हुआ, चोरी हो, तो जितना राशि का चोरी या डकैती हुआ है तो गांव के मुखिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अपराधी को पकड़िए और उतना जो पैसा का चोरी डकैती हुआ है वह जाके उस पीड़ित व्यक्ति को दे। अगर कोई मारा गया है तो उसको जल्द से जल्द जो है अपराधी को पकड़ के उसको उचित सजा दिलवाइए। अब्बास खां शेरवानी कहता भी है कि शेरशाह के राज में एक बूढ़ी औरत भी अपने माथे पर स्वर्ण आभूषण पहनकर आराम से कहीं से जा सकती है, अंधेरी रात में कोई उसको टच नहीं कर सकता था, क्योंकि सभी को शेरशाह के न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था से डर लगता था। तो ये शेरशाह के न्याय व्यवस्था के बारे में
जो जानकारी है वो मैंने आपको दे दिया। कल मैंने शेरशाह के स्वर्ण मुद्रा के बारे में पढ़ाया था। तो शेरशाह ने स्वर्ण मुद्रा तो जारी किया था, तो स्वर्ण मुद्रा उसका असरफी था। अगर परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाए कि सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने जारी किया, उसमें आपका नाम रहा हुमायूं का, फिर शेरशाह का, फिर अकबर का, फिर बाकी कोई भी और हो, तो मान लिया आपका अगर क्वेश्चन इस प्रकार का पूछ दिया कि सबसे पहले सोना सिक्का किसने जारी किया, और आपके पास 4 विकल्प हो, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, तो आपका आंसर जो है हुमायूं ही होना चाहिए। ठीक, अगर हुमायूं नहीं है तो शेरशाह होना चाहिए, और हुमायूं और शेरशाह नहीं है तब अकबर होगा। ठीक, लेकिन आपका फर्स्ट प्रायोरिटीज हुमायूं होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में अगर परीक्षा पूछ लिया था कि सबसे पहले सोना का सिक्का किसने जारी किया, तो उसमें हुमायूं भी विकल्प पे था, शेरशाह भी था, अकबर भी था। उत्तराखंड लोकसेवा आयोग ने इसका आंसर अकबर दिया था, जो कि नितांत गलत है। हुमायूं ने सबसे पहले इन तीनों शासकों में सबसे पहले सोना का सिक्का जारी किया था, फिर शेरशाह ने किया था। शेरशाह ने जो सोना का रुपया जारी किया था, जो चांदी का रुपया होता था, वो 170 गेंद का होता था, चांदी का रुपया। और यह स्मिथ कहता है कि ब्रिटिश कालीन मुद्रा का भी आधार था। यह शेरशाह की जो मुद्रा व्यवस्था थी वो ब्रिटिश कालीन मुद्रा व्यवस्था का भी आधार थी। 170 गेंद का रुपया, और चांदी का दाम जो था वो 322 गेंद का था। दाम शेरशाह के रुपया और दाम का जो अनुपात था वो 64:1 था। दाम और रुपया का जो अनुपात था वो 64:1 था। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, रुपया और दाम का अनुपात क्या था शेरशाह के सिक्कों का, तो 1:64 हो जाएगा। ठीक, तो यह हो गया शेरशाह के सिक्कों के बारे में थोड़ा सा जानकारी। शेरशाह ने जब बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित किया था, तो शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, फरीद खां। फरीद खां के बाद उसका नाम हुआ शेर खां, जब उसने बाहर खां लोहानी के एक अल्बेस पुत्र को शेर से बचाया था, और एक ही तलवार के एक ही मतलब वार से शेर को 2 टुकड़ा कर दिया था। तो बाहर खां लोहानी ने फरीद खां को शेर खां का उपाधि दिया था। और जब 1534 में शेर खां ने बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर दिया, तो हजरत आला का उपाधि लिया। शेरशाह ने हजरत आला का उपाधि लिया। और 1539 में जब हुमायूं को शेरशाह ने पराजित किया, तो शेरशाह का उपाधि ले लिया और अपने नाम का सिक्का जारी करवाया, खुतबा पढ़वाया था। तो ये शेरशाह के बारे में थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखेंगे। जब मारवाड़ का अभियान हो रहा था, तो मारवाड़ के अभियान में जो जयदेव थे, मालदेव थे, मालदेव और शेरशाह के बीच जब लड़ाई हो रहा था, तो शेरशाह लिखता है अपने संस्मरण में कि मैं लगभग मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपना साम्राज्य हार चुका था। जब मारवाड़ में के लिए वो लिखता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपना साम्राज्य हार चुका था, क्योंकि मारवाड़ के जो शासक थे मालदेव, उनके योग्य सेनापति थे जैता और कुप्पा। उन्होंने बहुत ही बहादुरीपूर्वक शेरशाह का मुकाबला किया था और शेरशाह को पराजित कर दिया था। तो उसी पर शेरशाह ने लिखा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपना साम्राज्य खो चुका हूँ। और शेरशाह की कानून व्यवस्था के बारे में अब्बास खां शेरवानी जो है वो लिखते हैं अपने किताब तारीख़ शेरशाही या तोहफा अकबरी में कि शेरशाह, यही कथन जो है कि एक जर्जर महिला भी रात के अंधेरे में स्वर्ण आभूषण बिना डर से ले जा सकती है, उसको कोई टच करने वाला नहीं है। तो ये अब्बास खां शेरवानी का कथन है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। शेरशाह के मृत्यु के बाद उसका बेटा इस्लाम जलाल खां था, जो इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा, जो 8 वर्षों तक शासन किया था। इसने क्या किया था कि सेना को टुकड़ियों में बांटा। जो 200 का टुकड़ी होता था, 250 का टुकड़ी होता था, 500 का टुकड़ी होता था, इन टुकड़ियों में उसने विभाजित कर दिया। और सिकंदर शाह जो ये क्या नाम है, इस्लाम शाह के बाद इस व्यवस्था को सिकंदर शाह ने भी रखा था। सिकंदर शाह ने भी इस व्यवस्था को रखा था। ठीक, तो यह हो गया। हाँ, अब शेरशाह ने का निर्माण कार्य देख ले। शेरशाह ने 1700 सराय का निर्माण करवाया था। शेरशाह ने अपने साम्राज्य में 1700 सराय का निर्माण करवाया था। 1700 सराय में जो है ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये सिकदार के अधीन होता था।
और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों के ठहरने के लिए अलग अलग व्यवस्था होता था। यहाँ पर बाजार भी लगते थे सराय के पास। और आप कह सकते हैं कि पत्र वगैरह जो आना जाना होता था इस सराय के थ्रू ही जाता था। जो डाक व्यवस्था है वह इस सराय का महत्वपूर्ण काम है। पटना शहर का भी स्थापना शेर शाह ने ही किया था। पटना शहर का भी स्थापना शेर शाह ने ही किया था। ठीक। और सासाराम में चारों तरफ पानी है, बीच में चबूतरा है, उस पर एक अपना मकबरा बनवाया था शेर शाह ने। शेर शाह ने दिल्ली में जो दिन पनाह जो हुमायूं ने बसाया था शहर, उसको तोड़वा दिया और वहाँ पर पुराना किला नामक शहर बसाया। हुमायूं के दिन पनाह को तोड़वा कर जो है पुराना किला शहर बसाया और उसमें जो है किला ए कुन्हा मस्जिद बनाया था। किला ए कुन्हा मस्जिद बनाया था इसने। तो शेर शाह का ये सब निर्माण कार्य है ना। सासाराम में अपना मकबरा बनाया, चारों तरफ पानी है, बीच में जो है चबूतरा है, उस पर जो है मकबरा है। उसमें शेर शाह का मकबरा है, इस्लाम शाह का भी मकबरा है, 3 आदमी का मकबरा है और शेर शाह के फादर का भी मकबरा है ना। हसन खां सूर है उनका नाम। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। उसके बाद है शेर शाह ने बहुत से सड़कों का निर्माण करवाया था, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट सड़क है। पहला सड़क जो है सड़क ए आजम कहलाता है, जिसको आजकल ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, जीटी रोड। वो शेर शाह ने सड़क ए आजम के नाम से बनाया था। यह रोड जो था पाकिस्तान का जो पंजाब है आज का, अटक से वहाँ से शुरू होती थी, फिर लाहौर होते हुए भारत के पंजाब होते हुए दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश क्रॉस करते हुए फिर बिहार होते हुए वो पश्चिम बंगाल चली जाती थी, बांग्लादेश तक चली जाती थी। तो बांग्लादेश में सुनारगांव और पाकिस्तान के अटक तक ये जो है रोड जाती थी, काफ़ी लंबी रोड थी। इसको सड़क ए आजम कहा जाता था, जो आजकल जीटी रोड कहलाता है। एक रोड जो था आगरा से बुरहानपुर जाता था और एक रोड आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ जाता था और चौथी रोड जो थी वो मुल्तान और लाहौर के बीच था। तो 4 रोड जो है शेर शाह ने बनवाया था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आज का पुराना किला देख रहे हैं दिल्ली में, वो शेर शाह ने ही उसको बनवाया था और उसी में किला एक कुन्हा मस्जिद है। पुराना किला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया आजकल, क्योंकि वहाँ पर जो कहा जाता है कि महाभारतकालीन, उस किला के अंदर में महाभारतकालीन अवशेष भी छुपा है। आजकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ पर काफ़ी खुदाई कर रही है। जो महाभारत में जो 5 गांव दान में दिया गया था, इंद्रप्रस्थ, तिलपत, पानीपत, सोनीपत, बागपत, ये 5 गांव थे। जो 5 गांव पांडव की तरफ से कृष्ण ने दुर्योधन से या कौरव से मांगा था कि इसको दे दीजिए, जो कि नहीं दिया, तो यही 5 गांव मांगे थे। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही रहने दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे। धन्यवाद।